नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, पिछले दिनों मैंने 2 वीडियो बनाए थे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत अकादमिक संरचना की गई है। उस अकादमिक संरचना में मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, आधार पाठ्यक्रम और उसके बाद वोकेशनल कोर्स और फील्ड प्रोजेक्ट, ये व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों मैंने आपको वोकेशनल कोर्स कैसे करें, उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे बच्चे इसको करेंगे और इसके लिए नंबरिंग की क्या व्यवस्था की गई है शासन द्वारा। एक बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चर्चा मैं अभी और करूंगा। आज मैं आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में बताऊंगा। बहुत से विद्यार्थियों का मुझसे ये कहना था कि कम्युनिटी इंगेजमेंट पे भी आप एक वीडियो लाएं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने सामुदायिक सेवा और जुड़ाव यानी कम्युनिटी इंगेजमेंट को एक विषय के रूप में चयन किया है। उन्होंने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप के अलावा इस विषय को चुना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो अकादमिक संरचना है उसमें ये आप इस चार्ट को देखें, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है और इस बार इसे स्नातक कक्षाओं में लागू किया गया है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, जो भी स्नातक कक्षाएं हैं उन सभी कक्षाओं में ये अनिवार्य विषय के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है। अब जो भी विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं, लिया है जिन्होंने, वे इसी के अनुसार परीक्षाएं देंगे। और ये भी तय हो गया है, चूंकि हम देख रहे हैं कि स्नातक की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं 3rd सेमेस्टर की। अब हम सेंटर पर जाकर ही परीक्षाएं देंगे। एग्जाम अब लिखित में होंगे, ऑफलाइन मोड में। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। मैं बहुत जल्दी एग्जाम तैयारी की भी एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको ये परीक्षा देनी है और इसकी तैयारी के लिए अब आपको अधिकतम 2 महीने का समय है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। और ये अकादमिक संरचना आप देखें, इस चार्ट में ये पूरी व्यवस्था दी गई है, किसके कितने क्रेडिट पॉइंट हैं, क्या है। ऐसे हम मेजर सब्जेक्ट देखें, माइनर सब्जेक्ट देखें, उसके अलावा वैकल्पिक सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है वो है, आधार पाठ्यक्रम है, वोकेशनल कोर्स है और ये प्रोजेक्ट वाला पार्ट है। तो आज मैं प्रोजेक्ट वाले पार्ट में सामुदायिक सेवा और जुड़ाव के बारे में चर्चा करूंगा। ये 24 क्रेडिट का यानी व्यवस्था है इसमें, 24 क्रेडिट की, और इनको हम 100 नंबर पेपर के रूप में देखेंगे। 50-50 अंक इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 50-50 अंकों की व्यवस्था रहेगी। 50 जो अंक हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के रूप में होंगे, जो आप जिन शिक्षक के अंडर में काम करेंगे वो आपको देंगे। और 50 अंक जो हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा जो नॉमिनेट शिक्षक किए जाएंगे, बाह्य परीक्षक जो एक्सटर्नल होंगे, वो आपको 50 नंबर में से आपको देंगे। तो आप अपने कार्य को बहुत व्यवस्थित करें, उस बारे में आप ध्यान रखें। एक बात और, ये यहीं स्टार्टिंग कार्य इसको प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से बच्चों का अभी भी ये मानना है कि शायद ये कम्युनिटी इंगेजमेंट है या प्रोजेक्ट है या वोकेशनल कोर्सेज हैं, ये कंपलसरी नहीं है, सभी को इसका पेपर नहीं देना है, इसका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन ये एक फील्ड वर्क है। और यही एक इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि बच्चों को समाज से, समुदाय से जोड़ने का प्रयास किया जाए, जिससे वे जब सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। केवल किताबी ज्ञान हमें नहीं होना चाहिए, हमें हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। यही इसके पीछे इस लॉजिक है, इस विषय को इसमें सिलेबस का पार्ट बनाने के उद्देश्य से। तो आज हम चर्चा करेंगे सामुदायिक जुड़ाव के बारे में। और एक बात यहां मैं और गंभीरता से ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी ये वीडियो देखें, आप जल्दबाजी में न देखें, जब आप पे पर्याप्त समय हो तब देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। मेरे से कॉलेज में कई सारे विद्यार्थी बार बार पिछले वीडियोस के बारे में पूछ रहे थे, वोकेशनल कोर्स या कम्युनिटी अपना प्रोजेक्ट किस तरह तैयार करेंगे। इन पर मैं जो 2 वीडियो पिछले ये लेके आया था उनके बारे में, तो वो पूछना चाह रहे थे कि कैसे करें, कैसे एग्जाम होगा। अगर वो ये पूरा वीडियो पूरी तरीके से देखते तो उनको ये क्वेश्चन रहता ही नहीं, इनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। लेकिन चूंकि वे आधा अधूरा देखा, किसी ने 5 मिनट, किसी ने 7 मिनट, तो पूरी जानकारी उनको मिल नहीं पाई। तो आप इस वीडियो को कृपया पूरा देखें।
अब हम बात करते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी की समाज के साथ कुछ प्रतिबद्धताएं हैं। हम एक दूसरे के लिए हैं। हमसे समाज है तो समाज से हम समाज से अलग नहीं हो सकते। तो बच्चे समाज सेवा के माध्यम से किस प्रकार से अपने रोजी रोजगार को जोड़ें और किस प्रकार समाज के साथ वो आचार व्यवहार करें, इस उद्देश्य के पीछे सबसे बड़ा यही एक कारण है कि मैं इसके और सारे उद्देश्य भी बताऊंगा जो इसके पीछे लागू करने के पीछे हैं। आप ध्यान से इसे देखते जाएं। मैं स्क्रीन पर उन शॉर्ट्स को भी लेके आऊंगा, जिससे आप चाहें तो इसको स्टिल करके रोकने के बाद आप उन शॉर्ट्स को अपने नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, उस जानकारी को लिख सकते हैं। तो पहले इस परिभाषा को देखें। सामुदायिक सेवा क्या है? जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना पैसा लिए किसी समुदाय के उत्थान के लिए कार्य करता है तो उसे सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस कहते हैं। जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हम काम करते हैं, वह सामुदायिक सेवा है। पैसा देके किया गया कार्य सामुदायिक सेवा नहीं है। तो यह एक बात है सामुदायिक सेवा के लिए। अब हम देखें जो सामुदायिक जुड़ाव है या कम्युनिटी इंगेजमेंट है वो क्या है और इस सिलेबस में उसको किस प्रकार डिजाइन किया गया है। तो इस पॉइंट में देखें, इस चार्ट में देखें आप, सामुदायिक जुड़ाव से अभिप्राय विभिन्न परिवेश, विशिष्ट समान रुचियों, सामाजिक संरचना वाले व्यक्तियों या समुदाय से जुड़कर किसी सामाजिक सरोकार के लिए किया गया कार्य है या कार्य करना है। जो एक उद्देश्य विशेष को लेकर किसी समुदाय या समाज के साथ काम करते हैं, वह सामुदायिक सेवा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में सामुदायिक या सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, इस कार्य को लागू करने के पीछे जो शासन की मंशा है वह यह है, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं के बीच की खाई को पाटना, जिससे अध्ययन और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हो। यानी छात्रों और जो अध्ययन की व्यवस्था है उसके बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जिससे विद्यार्थी अपनी बात रख सकें और जो प्रशासन है वो उनकी बात को सुने और उसके अनुसार दोनों आपस में सामंजस्य बिठाकर एक निष्कर्ष तक पहुंचे। तो सामुदायिक सेवा के पीछे एक ये उद्देश्य है। उच्च शिक्षण संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच गहरी समझ को बढ़ावा देना, समुदायों के समक्ष आने वाली वास्तविक जीवन की समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रयास करना। यानी समाज, चूंकि हम भी एक समाज की इकाई हैं, तो समाज में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हम उनके साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें अपने स्तर पर कि हम क्या उनका मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से काम कर सकते हैं। समुदायों के समक्ष आने वाली जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं उन्हें पहचानने के लिए प्रयास करना, सार्वजनिक जीवन में जो सेवा और मूल्य हैं उसके लिए उत्प्रेरित होना, यानी उसके लिए प्रयास करना, बच्चों में जागृति लाना, युवाओं को तैयार करना, उसके लिए उनकी मानसिक रूप से वे तैयार रहें सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए। यह भी इसके पीछे एक उद्देश्य है। स्थानीय समुदायों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच भागीदारी को सुगम बनाना ताकि छात्र स्थानीय ज्ञान को सीख सकें। हमारे आसपास इतना सारा ज्ञान बिखरा हुआ है और यदि हम आपस में कम्युनिटी इंगेजमेंट नहीं करेंगे, समाज के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तो हम ये बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए समाज के साथ हम ऐसा MOU साइन करें जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो, समाज को भी लाभ हो हमारे माध्यम से और हमको भी लाभ हो समाज के माध्यम से। तो ये एक इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है इस योजना को, इस पाठ्यक्रम को लागू करने के पीछे। अब हम देखें सामुदायिक जुड़ाव संबंधी गतिविधियों में जो उदाहरण है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं, कैसे हैं, तो इनको हम इस पर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना, जन जागृति शिविर, विकलांगता शिविर और स्वच्छता शिविरों का आयोजन करना। आप अगर देखेंगे आपके महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयां होंगी या NCC संबंधित इकाइयां होंगी, ये समय समय पर इस प्रकार के जन जागरण के अभियान चलाते हैं। और प्रत्येक महाविद्यालय की एक गोद ग्राम बस्ती है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी विशेष रूप से गोद ग्राम बस्ती लेते हैं, उनके 1 या 2 गोद ग्राम होते हैं जहां वो अपने विशेष शिविर लगाते हैं।
अपने अन्य जो दिवा शिविर हैं उनकी गतिविधियों को भी इन गोद ग्राम बस्तियों में जाकर वो काम करते हैं। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने देखा जो कोविड का दौर था, इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, स्काउट गाइड, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इन विद्यार्थियों ने, जो स्वयं सेवक हैं इनको कोई उसके लिए पैसा नहीं मिला, लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने सहयोग किया। यही सामुदायिक सेवा है, यही सामुदायिक जुड़ाव है, और इसी को हम कम्युनिटी एंगेजमेंट के रूप में जानते हैं। तो यदि आपके महाविद्यालय में एनएसएस जैसी इकाइयां हैं तो आप उनके माध्यम से, उनके टीचर के सहयोग के माध्यम से इस चीज़ को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको इसकी जब आप फाइल तैयार करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल तैयार करेंगे, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो देखते हैं इसमें इसके उद्देश्य और कौन कौन से हैं, इन पर ध्यान डालते हैं, इनको देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य परीक्षण, पेयजल विश्लेषण, ऊर्जा उपयोग और ईंधन क्षमता का विश्लेषण करना या उसके बारे में बताना। अब मिट्टी परीक्षण है, मृदा परीक्षण। हम जिस गांव में काम कर रहे हैं, जो गोद गांव बस्ती है हमारी, तो हम वहाँ जाके ये पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का आप लोग प्रयोग करते हैं। जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, क्या वो मिट्टी परीक्षण करते हैं, नहीं करते हैं? तो अपने नज़दीक के कृषि अनुसंधान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय है, तो वहाँ जाके वो अपनी मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं कि इसमें कौन किस प्रकार की फसल हमें ज़्यादा लाभ दे सकती है। वे बीजोपचार करते हैं, नहीं करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, नहीं चक्र, इस तरह की कई सारी चीज़, या उनके टीकाकरण हुआ है नहीं, अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या ये वैक्सीनेशन हमारी गोद ग्राम बस्ती में हुआ है नहीं, या हमारे महाविद्यालय के आसपास जो इस प्रकार के दलित बस्तियां हैं या गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं जो इस प्रकार की जन जागृति नहीं रखते, तो इस प्रकार की जागरूकता उनके बीच में जाके फैलाना या उनको उसके लिए प्रेरित करना, यह भी एक इसका उद्देश्य है। जैविक खेती, सिंचाई, उर्वरकों के तर्क संगत उपयोग और फसलों व पौधों की पारंपरिक प्रजातियों को बढ़ावा देने के संबंध में किसानों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना, जैसा मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, यह भी एक इसका उद्देश्य है। हम जैविक खेती के लिए कैसे उसे प्रमोट करें, नाडेप टाका विधि से या केंचुआ खाद विधि से किस प्रकार से हम खाद को तैयार कर सकते हैं। अपने दैनिक उपयोग में आए जो हमारा गीला कचरा है, उसको जो हमारे खाना बनाते समय जो बचता है, जो सब्जी भाजी बचती है, जो वेस्ट मटेरियल है रसोई से निकला हुआ, हम उसे एक जगह एकत्रित करें। साथ में हमारे घर के आसपास जो गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जो जिसमें पत्तियां वगैरह निकलती हैं, तो इनको एकत्रित करके एक जगह रखें, और इसी से हम घर का एक तो घर के लिए भी हम किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान हमारे छोटा काम कर रहे हैं खेतों में, वे भी इस तरह से खाद इकट्ठा कर सकते हैं। और जो पालतू पशु हैं उनके, गाय या भैंस, उसके गोबर से भी वो खाद तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ गोबर गैस प्लांट जैसे प्लांट के बारे में वे कितने जागरूक हैं, सौर ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को वो कितना जानते हैं, उससे लाइट ले सकते हैं, उससे ईंधन ले सकते हैं, धुआं रहित चूल्हा हो सकता है, और इसके लिए सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। तो हम अपनी गोद ग्राम बस्ती में जाके ये सारी की सारी चीज़ें उन किसानों को, उन ग्रामीणों को बता सकते हैं, जिससे वे अपने उसमें लाभ ले सकते हैं। और ये हमारा सामाजिक जुड़ाव हो गया, और हमने जो सीखा है उसे हम अपनी डायरी में लिखते जाएंगे, जिससे कि फाइनल जब रिपोर्ट हम देंगे तो फाइनल रिपोर्ट के आधार पर हमारा मूल्यांकन होगा। और देखें, इसमें स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में भी हम जाकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। स्वयं सहायता समूह जो हैं, महिलाएं जिसमें ज़्यादातर होती हैं, उनके सदस्यों के साथ बातचीत कर सकते हैं, और उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। किसी विद्वान को भी ले जा सकते हैं, अपने कॉलेज के शिक्षक, यदि कोई इकोनॉमिक्स के शिक्षक हैं तो हम उनसे निवेदन कर सकते हैं कि इनकी मदद करें, क्योंकि स्व सहायता समूह के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से जो काम कर रहे हैं उनको आगे कैसे बढ़ाएं। अल्प बचत योजनाओं के संदर्भ में भी हम जानकारी दे सकते हैं। कई सारी इस तरह की जो बीमा पॉलिसी हैं, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा है, जो बहुत नॉमिनल रेट में मिलता है, या वर्तमान में जो आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था है शासन द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्र शासन के द्वारा जो चलाई जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा घर के प्रत्येक सदस्य को मिलता है। तो वो अपनी समग्र आईडी के आधार पर इस आयुष्मान कार्ड को भी बना सकता है, और 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो प्रत्येक सदस्य को, परिवार के को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज उसका होता है, किसी भी अस्पताल में। ये बिल्कुल चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, किसी भी अस्पताल में। तो ये एक लाभ, इस तरह की जानकारियां हम उन गरीब तबके तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और यही समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व के निर्माण की बात है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना का
एक मोटो है। और यही जो है वो हम देखेंगे जो उद्देश्य है शासन का कि किस तरह से शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा और समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा, इस काम को विद्यार्थी करें। तो यह भी एक उनका उद्देश्य है। तो और देखें इसमें स्थानीय कारीगरों व कामगारों के कौशल का अध्ययन करना और उनके उन्नयन और आजीविका की गतिविधियों में किस तरह से विकास हो सकता है, यह जानकारी लेना। हम देखते हैं हमारे आसपास छोटे मोटे मेले वगैरह लगते हैं, और जैसे हम ग्वालियर में देखेंगे तो यहाँ ग्वालियर ट्रेड फेयर लगता है, इसमें शिल्प बाजार आता है। तो ऐसे छोटे छोटे शिल्पी जो खिलौने बनाते हैं, जो किसी प्रकार का लघु उद्योग चलाते हैं, हम देखते हैं उनको प्रमोशन की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को उचित स्थान तक पहुंचाना या उसके बारे में जानकारी देना और उनके उस जो उन्होंने प्रोडक्ट तैयार किया है उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक प्रचार प्रसार करना, जिससे लोग उसको खरीदें तो उनकी आजीविका भी चलेगी और एक देसी प्रोजेक्ट जो लोकल प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के आसपास हर जगह आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, ये बहुत सारी चीज़ें सभी जगह मिलती हैं। खासतौर पर जो हमारे वनवासी बंधु हैं, जो हमारे आदिवासी साथी हैं, वे इस तरह की चीज़ें अपने साथ चटाई बुनाई ये सब करते हैं, कई सारे खाद्य पदार्थ भी तैयार करते हैं। तो इनके प्रमोशन के लिए हम मदद कर सकते हैं। जो स्थानीय विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके विद्यार्थी अपने गोद ग्राम बस्ती में जाके ऐसा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सूचनाएं ये भी हम पहुंचा सकते हैं। समय समय पर जिस प्रकार मौसम विज्ञान केंद्र क्या क्या सूचनाएं दे रहा है, क्या दे रहा है, तो ये हम उन तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है या स्कूल में अन्य संसाधन हैं, शैक्षणिक बुनियाद आदि, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं और उन तक सुविधाओं की जानकारी पहुंचा सकते हैं कि किस प्रकार से हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। जो हैंड वॉश वगैरह हम करते हैं तो किस प्रकार हाथ धोएं, जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। तो ये हम छोटे छोटे बच्चों में जो ग्रामीण स्कूल हैं उनमें जाके इस प्रकार का डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको जानकारी दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें हम नोट करते जाएंगे और हम चाहे पंचायत के माध्यम से या ये काम कर रहे हैं या ग्रामीण स्कूल के माध्यम से काम कर रहे हैं या आंगनवाड़ी के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम एक C1 फॉर्मा है, उस C1 फॉर्मा को देंगे, ये प्रो फार्मा है। और उधर से जब हम काम करके आएंगे, या तो 7 दिन आप इसमें काम करेंगे लगातार, या अंशकालीन दिवस में यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप 15 दिन इस काम को करेंगे। और ये आप वहाँ से एक फीडबैक फॉर्म भरवा के लाएंगे, C2 और G4, इसको भरवा के लाएंगे आप कि विद्यार्थी ने यहाँ जो काम किया है, इस व्यक्ति ने तो या इनके समूह ने जो काम किया है वो कैसा काम है, और उनको वो कितने अंक देते हैं, इनका आपस में रिलेशन कैसा रहा ग्रामीणों के साथ, उस संस्था के साथ, चाहे वो पंचायत भवन हो, कृषि उपज मंडी हो, आपके आंगनवाड़ी केंद्र हो, अन्य कोई स्थान हो, या किसी किसान का खेत भी हो सकता है। तो जिस किसान के साथ आप बात कर रहे हैं, आप उस किसान के साथ उसको वो प्रपत्र भरवा के लाएं फीडबैक फॉर्म के रूप में, और जब आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करेंगे उसके साथ उसको लगा के आप पेश कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ इसमें और जुड़ जाएगी। अब देखें इसमें और क्या क्या है। इसमें ग्रामीण स्कूल मध्याह्न भोजन वगैरह के साथ साथ हम ग्राम विकास योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, उनके लिए संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं, स्थानीय नेताओं, पंचायत अधिकारियों, स्थानीय जो अन्य लोग हैं जो जनभागीदारी के माध्यम से वरिष्ठ लोग हैं, वो किस प्रकार अपने गांव के उत्थान के लिए मदद कर सकते हैं। कोई स्थानीय नेता हैं तो वो किस प्रकार से स्कूल के लिए या गरीब कन्याओं के विवाह के लिए, या वहाँ आसपास कोई ऐसा खेल ग्राउंड नहीं है तो उस खेल ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, जिससे गांव से भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो ये हमारा दायित्व उनके साथ मिलकर काम करने का है। और देखें जो स्थानीय गैर सरकारी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके कर्मचारियों के साथ बातचीत करना, सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्रबंधन, ग्राम तालाब रखरखाव और मत्स्य समितियों का गठन आदि प्रक्रिया में भी सहयोग करना, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो मक्खी पालन, मधुमक्खी पालन हो, जिससे हम शहद वगैरह इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे व्यवसायों के लिए ग्रामीणों को जानकारी देना, उनके लिए व्यवस्था करना, उनसे जुड़ना, उनकी समस्याओं को पूछना और उनके समाधान का प्रयास करना, ये हम कर सकते हैं। और नज़दीक में ही लगभग हर जिला स्तर पर कृषि महाविद्यालय की ओर से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, या इस प्रकार की व्यवस्था है जो सॉइल परीक्षण वगैरह कर सकते हैं, मिट्टी परीक्षण है, या आपके
वर्मी कंपोस्ट वगैरह कैसे तैयार किया जाए, या अन्य और इस तरह की जो सौर ऊर्जा से संबंधित चीज़ें हैं, या आपकी बायोगैस प्लांट वगैरह हैं, इनके बारे में जानकारी देते हैं। किसानों को खेत में जाके भी प्रैक्टिकल देते हैं और वैसे भी सूचना देते हैं। तो इसको हम बता सकते हैं, इसको हम जानकारी ले सकते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभागिता कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, और समुदाय की भागीदारी का अध्ययन भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राम सभाएं चलती हैं और उसमें लोग किस प्रकार सहभागी होते हैं। तो इसको भी हम देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण अभ्यास भी हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से इनकी पूरी, उसको हम योजनाबद्ध तरीके से अपना कर सकते हैं। और जब हम वहाँ ग्राम पंचायत में काम करेंगे तो ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच हैं या पंच हैं या उसके सचिव हैं, वो हमें लिख के देंगे कि बच्चा हमारे यहाँ 7 दिन लगातार आया है, उसने ये काम किया, इस विषय में उसने अध्ययन किया है, इस पूरे ग्राम का सर्वे किया है। तो वो आपको टीप लगा के देंगे, साथ ही साथ एक फीडबैक फॉर्म भर के देंगे। मैं अभी उसे बताऊंगा उसका स्वरूप क्या है। उस फीडबैक फॉर्म को लाना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप फीडबैक फॉर्म लेके नहीं आएंगे तो आपकी परीक्षा अधूरी रहेगी और आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो वो लेके बहुत आवश्यक है आना। साथ में आप इस महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, ये वो लोग कैसे समझेंगे, तो उसके लिए आपको C1 जो फॉर्म है, ये प्रो फार्मा, इसको अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब से भरवा कर आप इसको लेके जाएंगे सील सिक्के लगा के, और ये उनको देंगे कि ऐसे ऐसे हम एक सर्वे कर रहे हैं, एक जानकारी ले रहे हैं, और वो सहर्ष आपको वो जानकारी देंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश शासन की ओर से योजना है। तो आप इस पर काम कर सकते हैं। और देखें इसमें क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत जो सहायता के लिए मिशन और अंत्योदय सर्वेक्षण आदि हैं, इनको भी हमें करना है कि अंत्योदय योजना अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच रही हैं नहीं, जो शासन की ओर से गरीब वर्ग के लोगों को अनाज दिया जा रहा है, वो अंतिम छोर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को मिल रहा है नहीं, उस तक वो सारी चीज़ें पहुंच रही हैं नहीं, उस पर वो सूचनाएं हैं या नहीं। वो जानता है कि कोविड वैक्सीन आ चुकी है, शासन की ओर से ये निःशुल्क लगाई जा रही है, जानता है क्या, उस तक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इसके लिए हमें काम करना है। इसमें कोई भी अगर गैप है तो उस गैप को दूर करने का प्रयास हमें इस सामुदायिक जुड़ाव या सामुदायिक सेवा के अंतर्गत करना है, जो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट में एक विषय के रूप में ले रहे हैं, और इसी के आधार पर हमें 100 नंबर मिलेंगे। तो ये हमें काम करना है। और देखें सामुदायिक जुड़ाव और सेवा कार्य हेतु जो निर्देश हैं, वो क्या निर्देश हैं, वो हम देखते हैं इस चार्ट में। देखें, इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थी किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी या मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक सरोकार, जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, बाल मजदूरी है, अनाथ आश्रम प्रबंधन है, वृद्धाश्रम है, जल संरक्षण है आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकते हैं। यानी किस प्रकार का काम करते हैं, जो हमने पहले भी चर्चा की है, लगभग वही है कि हम कहाँ और किस जगह पे इस काम को करेंगे। तो ये फील्ड बताई गई है कि आप चाहें तो अंधाश्रम में कर सकते हैं, कोई वृद्धाश्रम है उसमें कर सकते हैं, या आपके जो बाल मजदूरी का केंद्र है वहाँ कर सकते हैं। गैर शासकीय संगठनों के साथ जुड़कर भी हम काम, कुछ बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले गैर शासकीय संगठन हैं, हम उनके साथ जुड़ के भी काम कर सकते हैं। तो जो NGOs हैं वो हमें सर्टिफिकेट देंगे कि इन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। ऐसे तमाम NGOs काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे रजिस्टर्ड किसी NGO के साथ मिलकर भी हम काम कर सकते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग को हम अपने काम के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें फोटोग्राफ्स भी लगाना जरूरी है कि हमने इतने, यदि हम वृद्धाश्रम में गए तो इतने वृद्धों से मिले, ये हुआ। यदि हम बाल मजदूरी के संदर्भ में काम कर रहे हो, किसी बाल मजदूर को हमने उस मजदूरी से बचाया है और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तो वो भी हम बता सकते हैं। ऐसे तमाम सारे काम जो अभी हमने इसमें चर्चा की। और देखें इसमें क्या कर सकते हैं, सामुदायिक जुड़ाव गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थी जिस संस्था के साथ जुड़कर सेवा या शोध कार्य करना चाहते हैं, उनसे संपर्क कर उनके समस्त प्रारंभिक विवरण, जैसे कार्यक्षेत्र, उस संस्था का कार्यक्षेत्र क्या है, कार्य अनुभव क्या है, पंजीकरण है या नहीं है, किए गए कार्य और प्राप्त पुरस्कार आदि। यानी इस संस्था को कोई पुरस्कार मिला है क्या अभी तक इस काम को करने के लिए। अगर हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से देखें तो ऐसे कई सारे युवा संगठन गाँव में काम करते हैं जो इसी प्रकार के काम करते हैं। तो हम चाहें तो अपने जिले के नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से उनकी जानकारी लेके भी किसी गांव में जाकर इस तरह के काम को कर सकते हैं, उनके माध्यम से जुड़कर।
जो नेहरू युवा केंद्र के युवा संगठन है उनके माध्यम से जुड़कर हम ये कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्था है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे किसी मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से या मान्यता प्राप्त एनजीओज के माध्यम से हम अपने इस सामाजिक जुड़ाव वाले कार्य को कर सकते हैं। और आप अपने महाविद्यालय के एनएसएस के माध्यम से या एनसीसी के माध्यम से भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि एनएसएस का पूरा फोकस जो है वो समुदाय के बीच में ही होता है। तो चाहे वो ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए है या वो किसी अन्य मतदान दिवस जैसे किसी कार्यक्रम के लिए है, जो जन जागरण के अभियान चलाते हैं, जो स्वच्छता के लिए प्रयास करते हैं। अभी भी नगर निगम के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में राष्ट्रीय सेवा योजना के जो विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे किसी जो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। भले ही आपने एनएसएस में पंजीयन नहीं कराया है, लेकिन आप अपने कार्यक्रम अधिकारी से, जो महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी हैं, उनसे विशेष परमिशन लेके ये काम कर सकते हैं और अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। यह आवश्यक होगा कि उक्त संस्था किसी धार्मिक, जातिगत या राजनीतिक रूप से पूर्णतः निष्पक्ष हो, किसी संप्रदाय या विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से अभिप्रेरित ना हो, न किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित हो व सत्यापित हो। ऐसी संस्था जो किसी भी प्रकार से ऐसी कोई उसमें कोई चिन्ह नहीं लगा कि ये कोई गैर सरकारी संगठन है या ये कोई असामाजिक संगठन है या ये कोई धार्मिक संगठन है या कोई राजनीतिक संगठन, ऐसे संगठनों के साथ काम नहीं करना है। ये पहले हमें जानकारी ले लेनी है और तभी हम अपने सामुदायिक सेवा या जुड़ाव से संबंधित कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। एनजीओ वगैरह जो हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि यदि एनजीओ है तो वो एनजीओ दर्पण GOV.in पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की साइट है दर्पण GOV.in, तो ऐसी जिस पर रजिस्टर्ड संस्था एनजीओज हैं उनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये कुछ है। अब इसके बाद हम देखें इसमें अन्य व्यवस्था क्या है, उसको भी हम जान लेते हैं। विद्यार्थी अपनी रुचि एवं निर्दिष्ट उपरोक्त मानदंडों के अनुरूप कार्य व संस्था का नाम, विवरण प्रभारी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व जो प्रतिफल है उसका विवरण भी शिक्षक को, यानी जो अपन ने पहले चर्चा की थी कि जो आप वहाँ नोट करके लाएंगे कि हमने ये काम किया है और इस काम में हमें ये अनुभव रहा, अच्छा बुरा, फिर उसमें आपने समाधान कैसे निकाला, वो सारी की सारी चीज़ें विवरण का आप अपने शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तावित कार्य संस्था की वैधानिकता और कार्य के अपेक्षित स्वरूप आदि से संतुष्ट होने पर प्रभारी शिक्षक की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी को सामाजिक जुड़ाव गतिविधि के लिए अनुमति देंगे। सामुदायिक जुड़ाव की गतिविधियों में शोध अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को कार्य प्रारंभ करने के पहले प्राथमिक चरण में कार्य की प्रारंभिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप नंबर C1, ये C1 आप देखिए ये फॉर्म है, ये C1 फॉर्म आपको भरवा कर ले जाना है नियत रूप से। और जैसा कि पहले मैंने बताया 7 दिन पूर्ण दिवस के रूप में 7 दिन और आंशिक दिवस के रूप में 15 दिन आप ये काम कर सकते हैं। विद्यार्थी विस्तृत प्राथमिक प्रस्ताव पर्यवेक्षक शिक्षक को प्रारूप C में प्रस्तुत करेंगे और अंतिम रिपोर्ट के रूप में स्वहस्तलिपि में फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रारूप C2 में जमा करेंगे। ये C2 देखिए आप, ये C2 है और इस C2 फॉर्म में उसे जमा करना है। संबंधित सहयोगी या मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट इसके साथ सबमिट करना अनिवार्य है। जैसा मैंने कहा ना, फीडबैक फॉर्म, ये फीडबैक फॉर्म भरना भी आपके लिए अनिवार्य है। मैं अभी इसके बाद आपको फीडबैक फॉर्म और वो सारे प्रारूप क्या क्या हैं वो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बाकी आप उन प्रारूप को निकाल सकते हैं, अपने महाविद्यालय से लेके भी जा सकते हैं। C1 फॉर्म कौन सा है, C2 फॉर्म कौन सा है या G4 फॉर्म कौन सा है जिसमें फीडबैक हमें लेना है, या आभार हम कैसे लिखेंगे, इसकी प्रस्तावना कैसे लिखें, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसकी मूल्यांकन के लिए जो निर्देशित किया गया है इस व्यवस्था में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सामुदायिक जुड़ाव के लिए, वो इस प्रकार है। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50 एवं 50 अंकों का रहेगा। यानी 100 अंकों का आपका ये कार्यक्रम है पूरा, जो 50-50 अंकों का है, जैसा मैंने पहले भी चर्चा की। संबंधित संस्था व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र यानी फीडबैक फॉर्म के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 50 अंक का होगा। बाह्य मूल्यांकन 50 अंक का, इसके विभाजन इस प्रकार रहेगा। 30 अंक अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण के हैं
और 20 अंक मौखिकी के हैं। इसी प्रकार का आधार आपके आंतरिक मूल्यांकनकर्ता के लिए रहेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा गुणवत्ता परक कार्य निष्पादन एवं अर्जित उपलब्धियों अर्थात लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, उस कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि ये नहीं होगा तो उस कार्य का मूल्यांकन नहीं होगा और उसको अंक नहीं मिलेंगे। और ये अनिवार्य है। ये फिर मैं आपको बता दूं, कई विद्यार्थियों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि ये हमारे लिए नहीं है, इसलिए हमें इसको ना सुनना है, ना देखना है, ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है, ये आपको करना है। बिना इसके किए आप पास नहीं माने जाएंगे, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी और ना आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, क्योंकि प्रमाण पत्र भी तब मिलेगा जब आप 1 साल परीक्षा कंप्लीट पास कर लेंगे तो प्रमाण पत्र है, 2 साल परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा है और 3 साल परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको डिग्री है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसको गंभीरता से, उतनी ही गंभीरता से लेना है जितना हमने मेजर, माइनर और वैकल्पिक विषय को लिया है या आधार पाठ्यक्रम को लिया है। और इसमें अब मैं जो C1 फॉर्म को दिखा रहा हूं आपको, इस C1 फॉर्म देखें। इसमें स्वहस्तलिखित 50 शब्दों की रिपोर्ट एक आपको लगेगी जो इंटरनल असेसमेंट के लिए जरूरी है, जो सामुदायिक जुड़ाव के लिए। इसमें सामुदायिक जुड़ाव या सेवा कार्य का क्षेत्र क्या है, कार्य का विवरण क्या है, संबंधित कार्यस्थल कौन सा है, संस्था का विवरण जहां आपने काम किया है उसका क्या विवरण है वो देना है, उद्देश्य और उसकी प्रासंगिकता बतानी है कि इसमें आपने जो काम किया है उसका स्मार्ट लक्ष्य रखा है, जो गोल है आपका वो स्मार्ट है या नहीं है, वो आपको इसमें बताना है, लिखना है। और इसमें जो प्रस्तावित अध्ययन है उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता, ये क्यों जरूरी है, ये अपनी उस रिपोर्ट में आपको बताना अति आवश्यक है कि ये क्यों जरूरी है, मैंने इस विषय पे काम क्यों चुना, आंगनवाड़ी चुनी तो क्यों चुनी, अगर मैं किसी पंचायत भवन को चुन रहा हूं तो क्यों चुन रहा हूं, अगर मैं मंडी समिति में काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। इस तरह की अगर किसी संस्थान के साथ या गैर सरकारी संगठन के साथ यदि आप काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं, वो स्पष्ट करना पड़ेगा 500 शब्दों की रिपोर्ट में। और जो फाइनल रिपोर्ट आप देंगे वो 2000 शब्दों की होगी। ये C2 फॉर्म आप देखें, ये C2 फॉर्म है, इसका आप आराम से अध्ययन करें। आप चाहें तो वीडियो को रोक के भी अध्ययन कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो ये 2000 न्यूनतम शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं, 2000 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। इसमें कार्य का शीर्षक क्या है, विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र। आपको ये घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि ये कार्य मेरा पूरी तरह से मौलिक है और मैंने कहीं से नकल वगैरह नहीं की है। इसमें आपका घोषणा पत्र लगेगा और जो मार्गदर्शक आपके हैं वो उसकी पुष्टि करेंगे कि हाँ ये विद्यार्थी का मौलिक काम है और इसने 7 दिन या 15 दिन जाके ये काम किया है, या तो पूर्ण कार्य दिवस में 7 दिन और आंशिक कार्य दिवस में 15 दिन, ये वो आपको प्रमाणित करेंगे। तो ये इसमें लिखना है। संस्था और जो कार्यालय है उसका जो फीडबैक फॉर्म है वो फीडबैक फॉर्म भी इसमें लगाना है। साथ में आपको आभार पत्र लगाना है। मैं भी आपको आभार पत्र वगैरह सबकी एक वो दिखाऊंगा। तो आभार पत्र लगाना है जिसमें आप अपने माँ बाप का, अपने शिक्षक का, अपने मार्गदर्शक का, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का, जिस संस्था के साथ आपने काम किया, पंचायत भवन है या वो आंगनवाड़ी केंद्र है या जहाँ भी आपने काम किया है, उसके संस्था प्रमुख का और उनके सहयोगियों का, जिन ग्रामीणों के बीच में आपने काम किया उनका, इन सब का आप आभार मान सकते हैं। तो आभार कैसे मानेंगे, धन्यवाद कैसे ज्ञापित करेंगे, वो पत्र भी इसमें लगना है। और आमंत्रण पत्र जो आपने दिया है, संस्था को दिया है पहले कि ये यहाँ काम करने के लिए आपको मंजूरी दी जाती है, वो आमंत्रण पत्र भी लगेगा। उसकी अनुक्रमणिका है, पूरी योजना और विवरण है, कार्यक्षेत्र है, उद्देश्य और पृष्ठभूमि है, कार्य प्रविधि है, प्रक्रिया विवरण और प्रासंगिकता है, लक्षित जो आपका प्रतिफल है, क्या आप उस आउटकम्स को प्राप्त कर पाए वह बताना है। इसी प्रकार प्राप्त प्रतिफल आपका क्या है वह भी इसमें लिखना है। इस पूरी जो आप 2000 शब्दों की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, ज्ञान एवं क्षमता में कितनी आपकी अभिवृद्धि हुई, इसका निष्कर्ष क्या निकला वह भी सारांश में लिखना है। और अध्ययन से जो आपने जो पूरा काम किया है, इससे पूरा निष्कर्ष क्या निकला है उस योग को भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपको तैयार करना है। ये जो आपने तैयार किया इसमें ये फीडबैक फॉर्म है, ये फीडबैक फॉर्म भी देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस फीडबैक फॉर्म को आपको भरवाना है और इसमें जो संस्था आपको भर के देगी, चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे वो कोई और भी हो, वो आपको A, B और C कैटेगरी में आपको अंक देगी कि इनका काम A श्रेणी का रहा, B श्रेणी का रहा या C श्रेणी का रहा, वो आपको कंप्लीट करना है। काम उत्कृष्ट रहा, अच्छा रहा, सामान्य रहा, और इस संस्था जहाँ से आप काम करके आए हैं, चाहे वो पंचायत भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है, कोई NGO है, तो उसकी सील वगैरह सब, कौन संस्था प्रमुख है, क्या है, वो सब लगा के आपको ये प्रस्तुत करना है इसी फाइनल रिपोर्ट के साथ।
अब हम देखें जो ये पत्र है, ये वाला पत्र भी आपको इसी के साथ भर के लगाना होगा, उसका संस्था का लोगो वगैरह कि इन्होंने यहाँ काम किया है और इनका काम संतुष्टिजनक है। ये फीडबैक फॉर्म के साथ ही आपको सबमिट करना है। और ये वाला फॉर्म आप देख रहे हैं, ये आभार पत्र है। इसमें आभार जो एक्नॉलेजमेंट है वो है, और आप इसमें महाविद्यालय के प्राचार्य का, शिक्षक का, संबंधित विषय के प्राध्यापक का, बाह्य संस्था के प्रमुख का और सहयोगी का, सहपाठी और परिजन इत्यादियों का भी आप दे सकते हैं। और नीचे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और सिग्नेचर करने पड़ेंगे। और आप 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी काम कर रहे हैं उनका नाम, उनकी कक्षा अनुक्रमांक और हस्ताक्षर सहित आपको ये प्रस्तुत करना है। और ये एक और पत्र अंतिम देख लें, ये इसकी अनुक्रमणिका का विवरण है। इसको इस प्रकार भरेंगे कि पहले जो आप देख रहे हैं रोमन लिपि में जो अंक लिखे हुए हैं, इनमें आपको ये सारे प्रपत्र पहले लगाने हैं, जिसमें घोषणा पत्र है, आपका आभार है, संस्था के प्रमुख का है, फीडबैक फॉर्म है, ये सारी की सारी रिपोर्ट इसमें जो आप पहले पत्र आपने देखे थे ये सारे इसमें लगाने हैं। और उसके बाद अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय और अध्याय तृतीय जिनमें आपने काम किया है, जो 500 शब्दों की रिपोर्ट है और जो 2000 शब्द की रिपोर्ट है, उस पूरे को इसमें 3 अध्यायों में बांट के आप पूरा करेंगे उन अध्यायों की रिपोर्ट। और अगर इसके लिए आपने किसी प्रकार का कोई संदर्भ देखा है, किसी किताब के माध्यम से, किसी अखबार के माध्यम से या नेट के माध्यम से, कहाँ से आपको जानकारी मिली कि ये काम आपको करना है, इस प्रकार की जहाँ से आपने जानकारी ली है उसकी संदर्भ ग्रंथ सूची भी लास्ट में आपको लगानी है, 1, 2, 3, 5 जो भी हो, जिस अखबार से देखा है उस तरीके से। तो मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको सामुदायिक कार्य या सामुदायिक जुड़ाव से संबंधित पर्याप्त मिली होगी। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके बहुत से विद्यार्थी मित्र जो हैं वो इस वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी संकाय में, किसी भी फैकल्टी में, उन सब के लिए ज़रूरी है। तो आप चाहें तो इसको उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर हैंडल पर, या आप जो भी इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार का, जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जा सकते हैं और उसके ऑल के ऑप्शन को भी पुश कर सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो समय समय पर मैं उपयोगी वीडियो लाता हूँ वो आपके काम आए। वैसे भी हम देख रहे हैं 2 वर्ष से लगभग महाविद्यालय में जो जिस तरह के बच्चे आते थे पढ़ने लिखने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उस तरह की हमारी एक नियमितता नहीं रही है। इन वीडियोस के माध्यम से आपको मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो छोटी मोटी जानकारी मैं अपने स्तर पर दे सकता हूं वो दे सकूं, आप तक वो जानकारी पहुंचे। इसलिए आप इससे जुड़े रहें, आप इसे देखते रहें। आपने अभी तक जिस प्रकार इसको देखा है और जिस प्रकार इसमें आनंद लिया है, मुझसे पूछा है, आप इसी प्रकार मुझसे पूछते रहें, मुझे बताते रहें। मैं और कोशिश करूंगा आपको समय समय पर बेहतर से बेहतर जानकारी जो आपके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभदायक है, वो लाता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा, इतिहास विमर्श से जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।